नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हेमंत केवलिया। और आज चर्चा होगी हिमाचल प्रदेश को लेकर, हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के हाल ही में नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और आखिरकार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो घमासान मचा हुआ था, वो सस्पेंस था, वो खत्म हो गया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 5 साल हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद को लेकर, चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ था, उससे कई सारी ऐसी खबरें भी हैं, कई राजनीतिक पंडित इस बात को भी कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह का जो खेमा है, वीरभद्र सिंह का जो खेमा है, वो नाराज है, क्योंकि उनके खेमे से न ही मुख्यमंत्री और न ही डिप्टी सीएम कोई बनाया गया। इसीलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ बगावत हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत हैं। हेमंत ज़्यादा चर्चा इस पर आगे रोशनी डालेंगे कि क्या ये बातें सही हैं जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि अचानक से ऐसा हुआ कि प्रतिभा सिंह जो रेस में चल रही थी, उनका नाम हटा के सुक्खू साहब को अनाउंस कर दिया गया और मुख्यमंत्री पद की उन्होंने आज शपथ भी ले ली। सबसे पहले आज के शपथ ग्रहण के बारे में मैं चाहता हूं कि उससे चर्चा की शुरुआत हो। और दूसरा ये सवाल है कि क्या अब सरकार अगले 5 साल तक टिक पाएगी? इस तरह की स्थितियां आपको नजर आ रही हैं हिमाचल में? बिल्कुल, क्योंकि ये जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल जो है खुद कई कांग्रेस के जीते हुए विधायकों से पूछा गया, खुद विक्रमादित्य सिंह से पूछा गया, और विक्रमादित्य सिंह की ओर से जो जिक्र किया गया वो हैरान कर देने वाला है कि हम हर हाल में 5 साल सरकार जो है वो चला लेंगे। हालांकि ये जिक्र उन्होंने किया, कितने कॉन्फिडेंट उनका चेहरा था वो समझ में आ जाता है। लेकिन यही सवाल 40 सीटें आप जीत कर आते हैं और उसके बावजूद भी नेताओं से ये सवाल अगर पूछा जाए शंकर, तो ये समझ से थोड़ा परे हो जाता है कि स्थिति आखिर क्या है। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने भी कहा, कि क्या वाकई सरकार 5 साल चल सकती है? सरकार और सरकार के साथ और जो सिपाही जुड़ेंगे, पोर्टफोलियो अभी तक किसी का तय हुआ नहीं, केवल सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ली गई है। आगे की स्थितियां क्या है, कौन कौन सा पद किसको मिलने वाला है, कौन सा मंत्रालय माफी चाहेंगे किसको मिलेगा, ये अभी तक तय नहीं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, इनकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आखिरकार उनके नाम को ऊपर जो है सहमति बनी नहीं। मैं इसलिए इस पर ये बात, जो सवाल आ रहा है बार बार कि आखिर ये सीएम को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों है, कि क्या 5 साल सरकार चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी। ये 2 दिन का जो पीरियड रहा, जिसमें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया भी कि 21 विधायक जो हैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, 21 विधायक लापता हो जाते हैं, 16 विधायक जो हैं फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे होते हैं। लेकिन आज हमने मंच पे देखा, आज शपथ ग्रहण समारोह में हमने देखा, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको अगर आप देख लें तो कम नहीं होगा, क्योंकि यही एक संजीवनी है इस वक्त कांग्रेस के पास, कि अगर हिमाचल में हमने एक तो पहले सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जीत गए तो जीतने के बाद हम कितने एकजुट हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हमारी पार्टी कितनी एकजुट है, वो मैसेज देने की कोशिश की। आपने वो देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रतिभा सिंह को गले मिलाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी मंच पर होते हैं और प्रतिभा सिंह दूर से आती हैं, तो उनको एकदम वो गले मिलाते हैं। उसके बाद वो प्रियंका गांधी के पास जाती हैं, उनको वो प्रियंका गांधी गले लगाती हैं। तो एक मैसेज चला गया कि प्रतिभा सिंह और इनके साथ तमाम कार्यकर्ता, नेता जो डैमेज हुआ है, जो इतने दिनों से चल रहा था या इससे पहले चल रहा था, या आगे न चले, तो उसके लिए एक मैसेज देने की। तो ये क्या गारंटी है कि गले लगाने के बाद आगे बगावत नहीं होगी? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये था कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वहाँ पर चुनाव प्रचार हुआ और विक्रमादित्य जो कि विधायक हैं, उनका नाम डिप्टी सीएम की रेस में बताया जा रहा था कि अगर प्रतिभा सिंह को सीएम नहीं बनाया जाता तो कम से कम वीरभद्र सिंह के परिवार से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। वो था विक्रमादित्य का नाम, क्योंकि वो खुद विधायक भी हैं, तो ज़्यादा उसमें समस्या थी नहीं। क्योंकि प्रतिभा सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था, कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे थे कि वो सांसद हैं अभी, और सांसद अगर उनका चेहरा प्रोजेक्ट करते तो कहीं ना कहीं पार्टी को 2 उपचुनावों का सामना करना पड़ता। एक तो प्रतिभा सिंह जिस संसदीय क्षेत्र से आती हैं वहाँ पर उपचुनाव होता, फिर उनको विधानसभा जीतकर एक सदन का नेता होना पड़ता। तो क्या ये रिस्क कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती थी? ये भी एक इसके पीछे की वजह आप मान सकते हैं कि प्रतिभा सिंह जो सबसे आगे रेस में चल रही थी, अचानक से सुक्खू साहब का नाम अनाउंस? जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने प्रतिभा सिंह का जिक्र किया और हालांकि वो उपचुनाव में सीट उन्होंने हासिल कर ली मंडी की, लोकसभा की, लेकिन इसके अलावा इससे पहले बीजेपी के पास ही वो सीट थी। और मंडी वो ज़िला है, मंडी वो क्षेत्र है जहाँ पर जयराम ठाकुर का दबदबा है, और उनके चेहरे पर हमने देखा भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस मंडी में उन्होंने बीजेपी ने किया है। तो ये रिस्क किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी लेना नहीं चाहती कि अगर वहाँ पर उपचुनाव कराया जाए और लोकसभा की वो सीट भी अगर खिसक जाए,
जाए। वैसे ही लोकसभा में संख्या कांग्रेस पार्टी की कम है और एक प्रदर्शन परफॉर्मेंस के तौर पर अगर देखें कि लोकसभा की सीट भी खिसक गई और विधानसभा की सीट पर जहां आपको चुनावी मैदान में उतारा जाए वहां प्रदर्शन अच्छा हो ना हो, ये एक सस्पेंसिव वाली सिचुएशन बनी हुई है। मुझे लगता है कि नए जो अध्यक्ष बने हैं खड़गे साहब, थोड़ा सा दिमाग शायद उधर से भी चला होगा, जो लगातार डैमेज चल रहा था उसको कंट्रोल करने की दिशा में भी एक कदम है। और जैसा आपने भी कहा कि मंडी से स्थितियां इतनी मजबूत कांग्रेस पार्टी की है नहीं कि वहां से ये चैलेंज ले लिया जाए, यानी कि चांस किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी लेना नहीं चाहती। अब बात रही विक्रमादित्य सिंह की, तो ये आप देखिए कि दोनों ही अगर नेताओं को, सीएम और डिप्टी सीएम को, दोनों को ही राजपूत ही दोनों होंगे, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हों, उनको अगर सीएम बनाया गया है और उसके अलावा डिप्टी सीएम के तौर पर नाम विक्रमादित्य सिंह का सामने आ रहा था, तो उनको भी अगर बना दिया जाता तो राजपूत दोनों मुख्यमंत्री, और ऐसी जो स्थितियां हैं अगर बन जाती तो शायद जो एक और गुट है, क्योंकि तीसरा गुट जो हालांकि साइलेंट था इस पूरे एपिसोड में, मुकेश अग्निहोत्री का कोई इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन वो भी एक शख्सियत हैं जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो रहे हैं। तो ये स्थिति है कि वो भी एक चेहरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर और उनकी सियासत के अंदर, शायद वो डैमेज कर जाते, वो डेंट कर जाते। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री को भी साधा, ब्राह्मण वोट को भी साधा, राजपूत वोट को भी साधा। तो ये जो मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत बैलेंस इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन हाँ, ये फिर वही बात है कि बगावत क्या हो नहीं सकती, क्या 5 साल सरकार चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या महाराजाओं का जो दौर था हिमाचल प्रदेश के अंदर, अब मानिए वीरभद्र सिंह यानी कि महाराजा, और महाराजाओं का जो एक युग था वो शायद इस वक्त खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि प्रतिभा सिंह की के चेहरे आप देखेंगे तो जो चमक थी वो आज गायब थी। अच्छा, क्या परिवारवाद का जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता रहा है, तो क्या ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि वीरभद्र सिंह के परिवार से कोई डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बनाया गया? ये भी एक स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो कि नॉन गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, यही मैं वही कह रहा हूँ, ये भी एक स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। खड़गे साहब ने जो मैसेज देने की कोशिश की है कि परिवारवाद को जो दंश जो कांग्रेस पार्टी भी हमेशा ऐसा रहा है उसको हम खत्म कर देना चाहते हैं। और वही सिचुएशन है कि इस बार अगर ऐसा करते, डिप्टी सीएम प्रतिभा सिंह को ठीक है आपने सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर विक्रमादित्य को अगर आप प्रोजेक्ट करते तो ये साफ तौर पर एक मैसेज आता कि परिवारवाद की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी आज भी कर रही है, हिमाचल प्रदेश में कर रही है। तो ये एक मैसेज न जाए कार्यकर्ताओं में, इसको लेकर कहीं कोई इस तरीके की नाराजगी ना हो, नेताओं में नाराजगी ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, ये बड़ा ही सदा हुआ सरकार को चलाने वाली सिचुएशन मुझे लगता रहेगी। उसके साथ साथ जैसा कि अभी सारी चीज़ें फिलहाल तो शांत हैं, लेकिन कब कहाँ क्या सिचुएशन बन जाए आगे आने वाले वक्त में ये मालूम चलेगा। लेकिन ये जो आपने कहा कि चांस लेने की सिचुएशन में नहीं थी कांग्रेस पार्टी, यही वजह है कि प्रतिभा सिंह को और उसके अलावा यानी कि उपचुनाव कराने की सिचुएशन में नहीं है कि सीट खाली करी जाए, फिर दोबारा से चुनाव हो और फिर दोबारा से प्रतिभा सिंह को लड़ाया जाए। उनके लोकसभा क्षेत्र में जो सीटें पड़ती हैं उसमें से ज़्यादातर बीजेपी ने इस बार जीती है, वहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो शायद इसके पीछे भी ये वजह मान सकते हैं कि वहाँ पर अगर उपचुनाव होते तो एक कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती थी आगे के लिए। बिल्कुल, वही मैंने बात आपसे कही कि जैसे कि आपने भी शायद आंकड़ा दिया कि 17 में से 12 सीटें जो हैं वो बीजेपी पार्टी के पक्ष में रही हैं। और जाहिर सी बात है कि मंडी ज़िला जो जयराम ठाकुर का गृह ज़िला है, वहाँ पर प्रदर्शन तो लाजमी अच्छा होना ही था। लेकिन उपचुनाव में सिचुएशन ऐसी बनी थी जब महंगाई को लेकर मुद्दा बहुत उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उठाया था और मंडी से वो सीट कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा सिंह ने निकाल ली थी और उसको बहुत बुलाने की कोशिश की और उसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। ये देखिए, उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी कि उस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि ये जो रिजल्ट आया, क्योंकि न केवल लोकसभा की सीट बल्कि उसके साथ साथ 3 और जो सीटें थीं विधानसभा की भी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन पर भी उपचुनाव हुए थे और वो भी बीजेपी को हार का मुंह में देखना पड़ा था। जहाँ पर खुद प्रचार करने के लिए बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुंचे थे, जयराम ठाकुर ने भी वहाँ पर चुनाव प्रचार किया था, ये भी एक सिचुएशन थी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब कहीं किसी तरीके से चांस लेने की सिचुएशन में है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है शंकर कि एक तो परिवारवाद के दंश से आप बच जाएंगे, दूसरा आपके पास 40 नंबर हैं, प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं नहीं, क्यों हम उनको प्रोजेक्ट करें?
सवाल उठता है। हर विधायक सुक्खू साहब ऑलरेडी विधायक हैं और एक बड़ा चेहरा है, राजपूत चेहरा आपको चाहिए। तो ये बड़ा एक क्लीन मैसेज था कि सुखविंदर सुक्खू को जो है वो बनाया जाए, और वो लंबे अरसों से ऐसा नहीं है कि उनका अनुभव ना हो, मंत्रालय कई उन्होंने चलाए हैं, तो उनको अनुभव भी है और उस अनुभव का फ़ायदा आने वाले वक्त में उनको मिलता, और यही वजह कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, जब ये पूरा हिमाचल में उठापटक चल रही थी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, उस वक्त सुक्खू साहब का जो खेमा था वहाँ से ज़्यादा कुछ प्रतिक्रिया आई नहीं, लेकिन प्रतिभा सिंह का खेमा और खुद प्रतिभा सिंह की बॉडी लैंग्वेज, जैसे ही कांग्रेस पार्टी जीती ऐसा लगा कि शायद अगली भावी मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह ही होंगी, क्योंकि मीडिया के सामने भी वो आई, बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी, और सबसे बड़ी बात उनके जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो ये संदेश तो आलाकमान तक गया, क्या ये भी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये एक कमज़ोर कड़ी रही उनकी तरफ से? नहीं, एक ये मैसेज, यही मैसेज है, क्योंकि हमने देखा भूपेश बघेल का काफिला जब वहाँ जा रहा था, ऐसे वीडियोस कई वायरल हुए, तो गो बैक के नारे भी वहाँ पर लगे, और वो प्रतिभा सिंह के ही जो समर्थक थे, वो कार्यकर्ता नेता थे, वही गो बैक के नारे भूपेश बघेल को लेकर लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए। कुछ इस तरीके के स्लोगन्स भी थे और इस तरीके के नारेबाजी वहाँ पर चल रही थी, और वो समर्थक प्रतिभा सिंह के थे। तो ये क्योंकि प्रदेश के अंदर आप एक बड़ी ताकत के तौर पर प्रतिभा सिंह हैं, जाहिर सी बात है, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वो पत्नी हैं, और उन्होंने कई सालों तक वहाँ पर राज किया हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजा महाराजाओं के तौर पर उनके पूरे परिवार को जाना जाता है, और एक दौर उनका था। तो जाहिर सी बात है कि वो एक बपौती है हिमाचल प्रदेश उनके लिए, तो उस बपौती को उनके सामने से कोई ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है। और यही वजह है कि उस पर बड़ा सरीके से मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया। हालांकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपके पास सारी हैं उसके बावजूद भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसे आपने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो एक्टिव थे नहीं, वो मीडिया के सामने उस वक्त नहीं आए। प्रतिभा सिंह जैसे ही नंबर ऑफ सीट्स जो 40 तक पहुँचा आंकड़ा, उसके बाद सीधा सामने आती हैं और वो कहती हैं कि हम हर किसी को मना लेंगे। यही बयान था, यही प्रतिक्रिया थी उनकी, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कहीं किसी को नाराज़गी नहीं रहेगी, हर किसी को हम साथ लेंगे, ये जिक्र उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं वो मैनेज करने वाली बात भी उनकी तरफ से की जा रही थी कि मेरे पास भले ही तेरे विधायक हों, जो सिचुएशन बनी हुई थी कि 13 समर्थक विधायक उनके पास हैं, 15 सुक्खू के पास हैं, लेकिन उसी संदर्भ में उन्होंने ये जिक्र किया था कि हम हर किसी को मना लेंगे। मुकेश अग्निहोत्री का नाम दूर दूर तक नहीं था, और दूर दूर तक ये चर्चाएं भी नहीं थी कि ये फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी हिमाचल में अपनाएगी डिप्टी सीएम का। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि कभी कोई ऐसा फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर अपनाया हो। लेकिन ये क्या ब्राह्मणों को साधने की कोशिश थी अग्निहोत्री साहब को डिप्टी सीएम का प्रोजेक्ट, क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं और साथ ही साथ विधायक भी हैं और 5 नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो प्रोफाइल, एक अच्छा प्रोफाइल होने के साथ साथ ब्राह्मणों को साधने की भी एक कोशिश कांग्रेस पार्टी ने, शायद एक मैसेज देने की कोशिश की कि कहीं आने वाले दिनों में अगर नाराज़गी होती है तो वो संभल जाए। तो अग्निहोत्री साहब को जो डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया, उसके पीछे की क्या रणनीति आप? जैसे कि आपने कहा कि ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि अगर हमारे वोटर्स इतने हैं तो उस मंत्रालय के लिए कितने वोट। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस इस लाइन पर नहीं चलती है दरअसल। अब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीजेपी जो अभी तक करती आ रही है उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये तो बीजेपी का था डिप्टी सीएम। बिल्कुल, और वही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहती है। शायद उसे लगता है कि अब कहीं नैया डूब रही है तो किसी तरीके से तो मैनेज किया जाए, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरह बीजेपी चला करती थी, एक दौर ऐसा भी था, लेकिन आज एक दौर ऐसा हो गया है कि बीजेपी के पद चिन्हों पर अलग अलग पार्टियां चल रही हैं, खासकर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी चल रही है। और ब्राह्मण कार्ड का आपने जिक्र किया, मुकेश अग्निहोत्री का आपने जिक्र किया। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको भूमिका में उनको रखा ही गया है। और उसके अलावा अगर हम देखें आने वाले वक्त में या फिर इससे पहले की अगर बात करते हैं तो 2 ही ऐसे चेहरे ब्राह्मण सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, शांता कुमार का जिक्र कर लें तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ब्राह्मण जो कैंडिडेट है या ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बना, मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी काबिज हुए हैं। लेकिन हाँ, ये एक मैसेज ज़रूर देने की कोशिश की है कि राजपूत के बाद कौन, राजपूत के बाद ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को सभी को साधने की कोशिश की, यानी कि अगर राजपूतों का दबदबा हिमाचल प्रदेश के अंदर है तो उससे थोड़ा सा कम ब्राह्मणों का दबदबा है, और इसी वजह से उनको साधने का प्रयास किया, जिससे कि कहीं कोई भी खेमा नाराज ना हो।
जाते जाते एक सवाल मैं और करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसका ये जीत का श्रेय उनको जाना चाहिए, क्योंकि उसी का असर लोग मान रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि उस यात्रा का असर पड़ा होगा हिमाचल प्रदेश में? मुझे मतलब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं किसी यात्रा का या फिर किसी कैंपेन का या किसी अभियान का कोई फ़र्क पड़ा है। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आला जो नेता हैं, उनका दूर दूर तक इस रिजल्ट से लेना देना है नहीं, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है। और कई ऐसे लोगों का मानना यही है, क्योंकि इसका एक कारण है। प्रदेश के अंदर जो आपने देखा, खुद एग्जिट पोल आपने देखे, बीजेपी को कितनी सीट्स मिल रही थी, कांग्रेस को कितनी सीट्स मिल रही थी, यानी कि आकलन बिल्कुल अलग था। और जनता वहाँ की इतनी समझदार है, मैंने कई बार भी आपसे कहा है कि वो हमेशा चांस नहीं देती किसी और को। एक बार अगर चांस दे दिया तो दोबारा उसको वापस रिपीट नहीं करना चाहती। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बना रहना चाहिए। और कई ऐसी स्थितियां भी रहीं। हमारे मंत्री कितने, बीजेपी के मंत्री कितने हारे आप जानते हैं, 11 में साल 9 मंत्री जो है हार गए। तो ये सिचुएशन जो बनी है वो प्रदेश इकाई से ही बनी है। प्रदेश एक लेवल पर फूट भले ही हो नेताओं के अंदर, लेकिन जनता के पास जो ऑप्शन था वो केवल कांग्रेस पार्टी थी। और उसमें कहीं किसी तरीके की स्थितियां, एक बयान ज़रूर इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा प्रियंका गांधी का, कि उन्होंने ये ज़रूर कह दिया था कि 5-5 साल में नेताओं को बदल देना चाहिए, नहीं तो नेता निकम्मे हो जाते हैं। शायद उसका थोड़ा सा असर पड़ा, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या आला कमान में सोनिया गांधी का चेहरा हो, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। तो बदलाव हर 5 साल में जनता करती थी, वो ये वही स्थिति नजर आती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वोट प्रतिशत जो 1% का वोट शेयर रहा है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के से अगर हम कहें, ऐसा नहीं। इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर ये पूरा आकलन था, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, मुकेश अग्निहोत्री साहब ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, प्रतिभा सिंह का जो नाम चल रहा था रेस में, वो कहीं ना कहीं अचानक से आखिरी वक्त में आलाकमान ने फैसला लिया कि सुक्खू साहब को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए और अग्निहोत्री साहब को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। और विक्रमादित्य जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जो कि विधायक भी हैं, डिप्टी सीएम के रेस में उनका भी नाम चल रहा था। उनके जो समर्थक थे वो चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जाते जाते सवाल सबके जहन में यह है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी, क्योंकि बीजेपी और तमाम ऐसे विपक्ष जो है वो ये अब आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं 5 साल सरकार चलाने की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अच्छी से सरकार चलेगी, उसका क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। कांग्रेस पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है। अब वहाँ के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो अपेक्षाएं, उनको पूरा करना नेताओं का फ़र्ज़ बनता है, पार्टी का फ़र्ज़ बनता है। और ये कितना पूरा हो पाता है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर इसकी साफ हो पाएगी। मुझे और मेरे सहयोगी हेमंत को दीजिए इजाज़त आज के लिए। फ़िलहाल नमस्कार।